मैंने ये पुस्तक सिर्फ जाटों पर नहीं लिखी है, मैंने ये पुस्तक सभी क्षत्रियों पर लिखी है। और क्षत्रिय शब्द के साथ दो शब्द जुड़े हैं, छत और त्राण। यानी जो विघटित हो गया, दबाया गया, दुखी किया गया, उसका विरोध करने वाले जिन लोगों में जागृति आई उनको क्षत्रिय कहा गया। और क्षत्रियों को में से ही फिर जैसे छोटू राम जी ने कहा था अजगर शब्द, उस अजगर शब्द के छोटू राम में मैं दो शब्द और जोड़ना चाहता हूँ, अजगर सम। ऐसे अहीर जो ययाति यदुवंश से प्रारंभ है, और फिर जाट, गुजर और राजपूत और सिख और मराठा, ये सब मिला के अजगर सम शब्द बनता है। अगली पुस्तक है मेरी दिल्ली में जाटों का सफरनामा, उसमें इस शब्द का आप अध्ययन करेंगे। और मैं चौधरी ईश्वर सिंह के बारे में भी, जीवनी के बारे में भी प्रयास करूँगा। यदि उस साहित्य को पढ़ा जाए, मैं उनकी बातों को समझ नहीं सका। मैं हिंदी से AA हूँ, हिस्ट्री से MMA हूँ, राजनीति शास्त्र से 1973 में MA B.Ed वगैरह किए, लेकिन मैं भी उनकी बातों को नहीं समझ पाया। मैंने भावार्थ दिया है अपने ताऊ जी के आदर्शों का, उनकी कविता का और साहित्य का। उन्होंने समाज को जगाया, अध्ययन करने की बातें हैं, लेकिन हमारे में कुछ त्रुटियां हैं। हमारे में वे सब अच्छी बात भी हैं और हमारे में कुछ वैसी बात भी है। धर्म अर्थ काम मोह से हम काम लें तो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार हमारा दबाया जा सकता है। हम हमेशा अच्छाई को पकड़े, कीचड़ में से भी कमल पैदा होता है। तो हम ये ना लें कि हमने ये जाट इतिहास ही रचा है। ठीक है, विस्तार इसमें जाटों का ज़्यादा है। आपने राव तुलाराम जी के विषय में आपने पढ़ेंगे, उन्होंने बड़ा संघर्ष किया और लाल किले पे 2 साल झंडा अंग्रेजों का लहरा गया, रेवाड़ी में 2 साल बाद लहराया था उनके किले। यानी उनका कितना संघर्ष था, कितनी मेहनत थी और देशभक्त थे। यदि सच्चे देशभक्त हम माने अंग्रेजों के टाइम में, तो राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़, राव तुलाराम जी और अपने जो है ना, ये क्या नाम है, उदय भानु सिंह राणा, इन्होंने बड़े देशभक्ति का परिचय दिया है और संघर्ष किया है। आपको नाहर सिंह ने पूर्वी द्वार किला लाल किले का, अंग्रेजों ने इसको लो द्वार माना और वहाँ से वे सफल नहीं हो सके। इतिहास बड़ा लंबा है, खाना तैयार है और हमारे विशेष वक्ता अभी बोलने के लिए हैं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा, इस पुस्तक में कोई गलती हो अन्यथा ना लें। लेखक का जो एक विचार होता है वो एक मार्गदर्शन प्रेरणा रूप में दिया है। यदि किसी को वो अखरे तो उसको अन्यथा ना लें, उसमें भी कोई न कोई समाज के लिए एक भलाई दिखाई देगी। हाँ, और मैं ज़्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। अभी प्रोग्राम का कोई अंत नहीं है, अभी 2-3 वक्ता और हैं और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 1-1 मिनट ही लें, और ताकि फिर, क्योंकि उधर खाना तैयार है और टाइम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। एक लाइन ये भूल गए जो मैं वो पूरी करनी चाहूँगा, और वो भी चौधरी ईश्वर सिंह गहलोत जी के बारे में। इतनी सरल लाइन, इतनी सार्थक लाइन मैंने आज तक नहीं पढ़ी। उन्होंने समाज को किस तरीके से जागृत किया है और कैसे बच्चों की शिक्षा के ऊपर उन्होंने टिप्पणी दी है। वो ये है, माँ बाप कहाने वालों, माँ बाप कहाने वालों औलाद बनाना सीख लो। माँ बाप कहाने वालों औलाद बनाना सीख लो। औलाद बनाने वालों संतान पढ़ाना सीख लो। पढ़ाने का मतलब उन्होंने कहा संस्कार देना है। केवल ये नहीं है कि विद्यालय में भेज दिया और पढ़ करके आ गया, वो संस्कार की बात उन्होंने कही है। तो ये बहुत बड़ी टिप्पणी, बहुत सरल शब्दों में, बहुत सटीक, जो इन्होंने शायद इनको मेंशन करनी चाहिए थी और इस किताब के अंदर है। और अब मैं इसके बाद चौधरी रामफल चहल जी, जो कि आकाशवाणी के अंदर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, वो आएंगे। वो भी अपने जरा
कम शब्दों में कोशिश करें, क्योंकि वक्ता और भी हैं और उधर खाना इंतजार कर रहा है। परम आदरणीय मंच पर उपस्थित विद्वज्जन, मेरे सामने उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, देवियों और युवा साथियों, बहुत कुछ बातें हो चुकी पुस्तक के बारे में। मुझे भी एक सेट भेंट किया गया था। मैं मूलतः लोक साहित्य में लिखता हूँ, 12-14 किताबें हैं। ये किताब पढ़ के मुझे बहुत एक अच्छी जो बात लगी वो ये कि हर लेखक अपनी तरफ खींच ले जाता है। मैं चहल हूँ, इतिहास लिखूंगा चहलों की तरफ, अहलावत ने लिखी तो अहलावत की तरफ। दूसरे दिलसुख जी ने जो इस किताब को लिखा है एक दूर होकर तटस्थ लेखक के रूप में लिखा है, इसलिए मेरी तरफ से बधाई के पात्र हैं। दो बातें कहना चाहूँगा। एक बार, क्योंकि मैं ऑल इंडिया रेडियो में हूँ, बहुत से प्रांतों के लोग थे, एक बार ऐसे ही बैठे गोलदारे में तो शुरू हो गए। हमारे जो पढ़ाने वाले थे उन्होंने कहा भाई आप अपने स्टेट की फिलोसफी बताइए। बिहार वालों ने अपनी बताई, केरल वाले ने अपनी बताई, और मैं लास्ट में बैठा था। तो मेरे तक आते आते हरियाणा की या इस क्षेत्र की कोई फिलोसफी बची नहीं। तो मैंने कहा जी हमारी फिलोसफी यही है कि हम मरने से नहीं डरते। पीपल ईट टू लिव बट वी लिव टू ईट। हमारे बुढ़े ने पूछ लो के ज्ञान से रूगा भाई, डॉक्टर ने घी मीठा बंद कर दिए, अब तो डॉक्टर खा ले तो बहुत अच्छी बात है। ये हमारी फिलोसफी है, मौत से भी नहीं डरते। 645 में देखें राजा हर्षवर्धन कन्नौज में चले गए थे थानेसर छोड़ के। 2 मिनट का समय लूंगा, बड़ी धार्मिक उस तरह की बात करूंगा मैं कि राजा हर्षवर्धन के बाद देखिए कोई 20 साल का समय टाइम स्पेन नहीं बचता जब यहाँ युद्ध ना हुए हों। दिल्ली के 300 किलोमीटर का जो रेडियस का इलाका है, ये पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा इलाका है जहाँ 6 ऋतुएं होती हैं, बाकी 6 ऋतुएं कहीं होती हैं। यहाँ सर्दियों से पहले कपास, तिल, गुड़ सब कुछ आ जाता है, और गर्मियों से पहले जोत और चावल और गेहूं आ जाते हैं। ये ऐसा इलाका है जिसके लिए सदा से संघर्ष होता रहा। 647 से देखिए 1947 तक 1300 साल तक हम विदेशियों के गुलाम रहे। यवन, शक, कुषाण, हूण, मंगोल, तुर्क, पठान, मुगल और अंग्रेज ये यहाँ आक्रांताओं के रूप में आए, लेकिन इस जाट कौम ने उसको कभी भी अपना राजा स्वीकार नहीं किया, दिल से कभी नहीं माना। ये एक हमारी खास बात रही कि हम 1300 साल तक संघर्ष कर सकते हैं। अपनी कौम को मिटाना नहीं सीखा हमने अपनी जगह पर डटना सीखा है। तो मैंने बताया कि यवन, शक, कुषाण, हूण, मंगोल, तुर्क, पठान, मुगल और अंग्रेज ये शासक, ये आक्रांता यहाँ पर आए। लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़ी चीज़ थी, वो इस किताब में भी वर्णित है। वो ये थी कि हमारे यहाँ पर शैव, बौद्ध, जैन, नाथ, दास, गिरी, पुरी, साध और आर्य समाज ये धार्मिक संस्थाएं थी हमारे पास, जिन्होंने हमें बचा के रखा। जन्म में हमने लठ बजा लिया, 4 आदमी आई टांग एक गांव के ने, 4 आदमी के हाथ दूसरे गांव के टूट गए, समझौता हो गया, धड़ी 2 धड़ी घी दे दिया, आपस में राजी बाजी। लेकिन कभी मुकदमा कचहरी कोर्ट में हम नहीं गए। क्यों? क्योंकि वो वीरता की निशानी थी। तो इसलिए ये जो हमारी चीज़ें हैं ये आज बचा के रखनी है। 4 चीज़ें मैं मानता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि उन सारी चीज़ों में से इस धार्मिक और ऐतिहासिक बात में से एक बात निकलती है। 4 गुण इस क्षेत्र के लोगों में है, चाहे वो हरियाणा के जाट हो चाहे दिल्ली के जाट हो, लंबा विषय ना हो जाए। वो एक सहजता, हम बड़े सहज हैं। गहलावत साहब ने कहा कि मेरी माँ चहल है, ये तो दिल का रिश्ता है। मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि मेरी माँ गहलावत है। देखिए ये बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए कि मेरी माँ खानपुर खोरडा गांव है, छोटू राम पहलवान मेरे मामा है गहलावत। तो ये बड़ी अच्छी बात रही आज कि ये चहलों के भांजे और मैं गहलावतों का भांजा आपने बुलाया। तो सहजता, सरलता, निजता और तरलता, ये 4 बातें हमारे लिए। हम तरल हैं, एकदम से भावुक हो जाते हैं, सहज हैं, बड़े सरल हैं। कोई हमें कह दे कि आपने वहाँ आना है, हम चल पड़ते हैं, अपनी वो नहीं देखते हम। तो ये 4 मूल चीज़ें जो इस इलाके की हैं वो हम बचा के रखें। दिल्ली और हरियाणा का अगर हम देखें इतिहास तो एक जैसा ही है। जो भी आक्रमणकारी आए, आगे पानीपत में हमने रोक लिया और दिल्ली हमारी राजधानी रही है। और ये जो अपना मेरठ और ये सारा इलाका था, आगरा था, धौलपुर था, ये सारा गहलावत साहब ने लिखा है, ये सारे का सारा था और दिल्ली इसकी राजधानी थी। हरियाणा इसका एक मुख्य उसमें था। तो इन चीज़ों को अगर हम गौरव महसूस करें, आज की पीढ़ी अगर देखे और इन 4 मूल चीज़ों को रखे, सहजता, सरलता, निजता और तरलता, तो फिर हम आगे भी इसी तरह से प्रगति में रहेंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ इस पुस्तक में, क्योंकि मैं लेखक हूँ इसलिए मेरी इस टिप्पणी को गहलावत साहब
बड़े आदर से लें, बड़े आदर के साथ मैं निवेदन करूँगा। इसमें एक बहुत बड़ी मुझे लगा कि मुर्शान के राजा महेंद्र प्रताप जी, वो अगर हम देखें 31 साल तक इस स्वतंत्रता आंदोलन के लिए बाहर रहे, मुर्शान के राजा थे, और वो एकमात्र ऐसा स्वतंत्रता सेनानी था जो जाट राजा था, और 31 वर्षों तक जिन्होंने आरंभ की थी जो आज़ाद हिंद फौज है, उसका जिक्र मुझे दिखाई नहीं दिया। अगर कहीं है तो माफ़ी चाहूँगा। तो इसमें अगले उसमें एक महान स्वतंत्रता सेनानी राजा महेंद्र प्रताप, ये मैंने पूरा नोट तैयार कर दिया उनका जीवन का, ये जरूर डालें। स्वामी आचार्य ओमन सरस्वती जी ने लिखा है कि गुजरात में जाखड़ वंश को 500 वर्ष तक शासन किया गुजरात में। आज जो गुजरात की संस्कृति दिल्ली और हरियाणा से मिलती है, 500 वर्ष तक जाखड़ वंशियों का वहाँ पर राज रहा। ये भी जिक्र कहीं ना कहीं इस पुस्तक में अगर आ जाए तो अच्छी बात होगी। और इसके साथ साथ अगर हम ये देखें कि आने वाली उसमें राजा महेंद्र प्रताप का जिक्र अगर डिटेल में हो तो और अच्छा रहेगा। मेरी ये टिप्पणी न केवल इनकी कमी निकालने के लिए है, बल्कि एक लेखकीय धर्म निभाने के लिए है। आपने मुझे बुलाया, मंच पर प्रोफेसर गिरी जी बैठे हैं। हम ये ना सोचें कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम ये सोचें कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। गिरी जी प्रोफेसर साहब ने जो हमारे बारे में बात कही है, उसको हम बिल्कुल ध्यान में रखें। आने वाली पीढ़ियों को हम अपने इतिहास के बारे में बताएं, अपने गौरव के बारे में बताएं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं ये अपनी पुस्तक एक मेरी है, इसमें जो कि मूल भावना हमारी हास्य की है, ये आदरणीय दिलसुख गहलोत जी को भेंट करना चाहूँगा। अभी ताज़ा निकली है, हरियाणवी गद्य में लोक विनोद, क्योंकि हास्य भी बहुत ज़रूरी है जीवन में। मैंने जितने चुटकुले और हास्य कथाएँ वो इसमें संकलित की हैं, मैं अपनी तरफ से सम्मान स्वरूप ये गहलोत साहब को देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद श्री चहल साहब, ये पुस्तक भेंट कर रहे हैं मास्टर दिलसुख जी को। अब मैं मैडम संगीता देशवाल, प्रिंसिपल ककरौला स्कूल, वो भी आएँ और ज़रा बहुत थोड़े शब्दों में कहने की कोशिश करें। परम आदरणीय श्री दिलसुख गहलोत जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यगण एंड उपस्थित सभ्य समाज, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। आज हम सब दिलसुख जी गहलोत द्वारा रचित जो लिखित पुस्तक जो हमने पुस्तक देखी है, उसके विमोचन के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये बड़े गर्व की बात है कि हमारे ककरौला गांव के श्री दिलसुख गहलोत जी ने इस इतना जो महत्वपूर्ण कार्य किया है, उससे हमारा सिर जो है गर्व से ऊंचा हो जाता है। दिलसुख जी के बारे में मैंने कुछ अध्ययन किया और इनके बारे में काफ़ी कुछ जानकर मैंने कुछ अपने विचार बनाए हैं। इनके विषय में मैं आपको बस यही कहना चाहूँगी कि इनके विषय में कुछ भी कहना ऐसा है जैसे सूर्य को दीपक दिखाना। इनका जन्म 10 दिसंबर सन 1948 को ककरौला के एक साधारण किसान परिवार में हुआ। शैक्षणिक उपलब्धियां प्राप्त करने के साथ साथ आपने 5 वर्ष तक डाकतार विभाग में सरकारी सेवाएं की। आपने सामाजिक व पंचायती कार्यों में सर्किल पंच और पंचायत सदस्यों के पदों पर रहकर काफ़ी कार्य किए। ककरौला के जो विद्यालय हैं उसमें पीटीए सचिव के पदों पर और वीकेएस चेयरमैन के पदों पर रहकर विद्यालय के शैक्षिक स्तर और भवन आदि निर्माण जैसे कार्यों में काफ़ी सुधार किया। अनाथगिर कॉलोनियाँ संघर्ष समिति के महासचिव पद पर रहते हुए ककरौला क्षेत्र की 20-22 कॉलोनियों को डीडीए की कब्जा कार्रवाई से निजात दिलाने का काफ़ी संघर्ष किया। ग्राम कल्याण नवयुवक मंडल के अध्यक्ष पर रहकर खेलकूद सांस्कृतिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के साथ आपने अपनी लेखनी के माध्यम से समाज में जागृति लाने का प्रयास किया। आपकी इन्हीं उपलब्धियों को देखते हुए सन 2008 में डॉक्टर एस राधाकृष्ण स्मृति राष्ट्रीय
जन सम्मान से आपको पुरस्कृत किया गया। आपने अपनी पुस्तक क्षत्रिय इतिहास के आईने में जाट के माध्यम से क्षत्रिय जातियों के राजाओं, वीरों, देशभक्तों, समाज सुधारकों, कवियों तथा किसानों आदि के उज्जवल व पाक साफ कृतित्व एवं उनके राष्ट्र हित का समाज हित के संघर्ष के विषय में पाठकों को भरपूर जानकारी प्रदान करने का सराहनीय प्रयास किया है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। जो एक दिलसुख जी ने किताब लिखकर ऐतिहासिक कार्य किया है, मंच पे बैठे मेरे साथियों, मातृशक्ति, सामने बैठे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, नाम लेंगे तो 1.5 मिनट इसी में लग जाएगी, मेरी बात का बुरा मत मानना। मैं 2 ही शब्दों में मास्टर दिलसुख जी, जिन्होंने ये 2 खंड 1 और 2 ये किताब लिखी है, मैं आप सब की तरफ से मास्टर दिलसुख जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज जो इस किताब के अंदर, अभी जैसे चहल साहब बता रहे थे, किसी एक गोत्र के बारे में या अपने बारे में या उसके बारे में ना लिख के उर्दू में इन्होंने इसमें वर्णन किया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मास्टर जी को लंबी उम्र मिले, अच्छा स्वास्थ्य रहे और ऐसे कार्य जो इस क्षेत्र में कभी भी किसी ने किताब लिखने का काम नहीं किया था और जो ये वर्णन करे हैं, मैं दोबारा से, क्योंकि समय की बहुत पाबंदी है, मैं दोबारा से फिर आलम 360 की तरफ से, आपकी तरफ से और इस क्षेत्र की तरफ से, खासकर जो हमारा क्षेत्र 300 किलोमीटर के इर्द गिर्द जो इन्होंने ये अच्छा कार्य किया है, मैं आप सब की तरफ से भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मास्टर दिलसुख जी का अच्छा स्वास्थ्य रहे, लंबी उम्र मिले और आपके बारे में ऐसे ही किताबें लिखता रहे। और अगला प्रोग्राम जब करेगा मास्टर जी, हम आपके लिए कोई और भी बढ़िया से बढ़िया, आपकी सेहत के लिए भी, आपके दिमाग के लिए भी, और जो बीच में हमारे लिए कोई जरूरत पड़े, हमारे से कुछ जानकारी लेनी हो, हम समय समय पर आपको जानकारी भी देंगे और आपका सहयोग भी करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। समय की पाबंदी। युद्धवीर सिंह जी, जो उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो आएँ और वो भी अपना आशीर्वचन दें। चौधरी युद्धवीर सिंह जी। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, उपस्थित बुजुर्गों, बच्चों, माताओं, बहनों, मैं क्षमा चाहूँगा तेवतिया जी से कि मैं 1.5 मिनट की सीमा में शायद ना बंध पाऊँ, क्योंकि जो काम मास्टर जी ने किया वो कोई छोटा काम नहीं है। ये जो लेखन इतिहास का इन्होंने किया, इसमें प्रोफेशनलिज्म नहीं है, व्यवसायीकरण नहीं है इनका, एक सेवा, एक वो इतिहास वो जाति जिसके साथ इतिहासकारों ने सदियों से अन्याय किया, वो इतिहास जिसकी आज आवश्यकता है, अपने 10-12 साल निश्चित तौर पे इन्होंने इस पे खर्च किए हैं और 10-12 साल ही खर्च नहीं किए हैं। आज पुस्तक का प्रकाशन, छपवाना पुस्तक को लाखों रुपए भी इन्होंने खर्च किए हैं। ये कोई इसको बेच के मुनाफा कमाने का भाव इनका नहीं है। ये एक बिरादरी का दर्द है, एक पीड़ा
कि इस देश के इतिहास में हजारों वर्ष का जो संघर्ष इस जाति ने किया है, इतिहासकारों ने जिस तरह से नज़रअंदाज किया है उस बात को, उसको लोगों के समक्ष लाने का प्रयास किया है इन्होंने, और इसके लिए इनको जितनी बधाई दी जाए उतनी कम। मैं पूरे जाट समाज की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं, और मैं ये कामना करता हूं कि ये संघर्ष जो आपने किया ये निरंतर जारी रहेगा, और जो भी मतलब इतिहास कोई छोटा इतिहास नहीं। जाट जाति की जब हम बात करें और जाट शब्द की बात करें तो करीब 5,500 साल पहले के पुस्तकों में जाट शब्द का समावेश, और उससे लेके आज तक हम जब इतिहास के पन्नों को उठाते हैं, जो चारण और भाटों ने जिस इतिहास को हमारे सामने परोसा, उसी को आज हिंदुस्तान का आधुनिक इतिहास मान के स्वीकार कर लिया गया, और उस झूठ के पुलंदे को हम अपने आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाते हैं। बड़ा दुख होता है कई दफे। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने चर्चा भी की इस बात की, चैल साहब ने कहा, गिरी साहब ने इस बात पे प्रकाश डाला। माना ये प्रोफेशनल लेखक नहीं, लेखन इनका पेशा नहीं है और उस स्तर का, लेकिन इनका जो प्रयास है, और मैंने उस पुस्तक को जितना पढ़ा और जाना, इन्होंने बहुत सी, क्योंकि मैं जाट सभा से जुड़ा हूं और पिछले 15 वर्ष से मैं जाट सभा में, मुझे एक दायित्व है छोटा सा, जिसके माध्यम से मैं साल में सैकड़ों सभाओं में जाता हूं, तो हर जगह ये एक सवाल जाटों में उठता है कि हमारा इतिहास नहीं है क्या भाई साहब? कहीं कहां से मिलेगा ये? कौन सी पुस्तक हम लें, किस लेखक की लें, और वो कहाँ उपलब्ध होगी? तो कम से कम आज कहीं ये सवाल फिर आएगा तो मैं बता पाऊंगा कि मास्टर जी ने एक पुस्तक को लिखा है, बहुत सुंदर पुस्तक है, और जिसमें जाटों के इतिहास को वो सामने लेके आए, आप उसे पढ़ें और जानकारी मिलेगी। बहुत ही जिज्ञासा रहती है लोगों के मन में, तो एक बहुत बड़ा प्रयास इन्होंने किया। देखिए, अगर हम इतिहास में लौटें पीछे और इतिहास में जाएं कि हमको क्यों इग्नोर किया गया, क्यों हमको इतिहास में वो स्थान नहीं मिला जिसके हम अधिकारी थे, तो वो बड़ा साफ हो जाता। जाट जो है वो मानसिक तौर से कर्मयोगी रहा। हमेशा हमारे पूर्वजों ने कर्म में विश्वास किया, पोप और पाखंड का विरोधी रहा जाट। आज से 2500 वर्ष पहले जब बौद्ध धर्म हुआ, शुरुआत हुई बौद्ध धर्म की, और भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म को शुरू किया, तो तमाम जाटों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। पोप और पाखंड के माध्यम से जिन लोगों की रोजी रोटी चलती थी, दुकानें चलती थी, उनकी आंखों में वो कांटा बन के खटकने लगे। लेखन का काम उन्हीं के हाथ में था, वो चलता रहा सारा। एक जो आज आर्य संस्कृति जो थी, आर्य संस्कृति के बाद वो पोप और पाखंड 7वीं शताब्दी तक उसने अपना वर्चस्व रखा इस समाज में। जब बौद्ध में चला गया तमाम जाट और दुकानें लोगों की बंद हो गई, तो माउंट आबू पे एक यज्ञ किया गया, और उस यज्ञ में यह प्रचारित किया गया कि यज्ञ के माध्यम से 4 क्षत्रिय उत्पन्न हुए हैं। अग्नि से कोई इंसान पैदा नहीं होता, लेकिन घोड़े लोग थे, और वहां एक षड्यंत्र रचा गया और राजपूत शब्द की उत्पत्ति हुई। 7वीं शताब्दी में यह प्रचलित हुआ कि नवीन हिंदू धर्म को मानने वाले लोग और उनके द्वारा स्थापित किए गए मानदंडों पे चलने वाले लोगों के माध्यम से एक नया एक धर्म उत्पन्न हुआ, जिसको आज हम हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं, और उसके अनुयायी उत्पन्न हुए, और एक परिपाटी शुरू हुई। भाट और चारण की परिपाटी शुरू हुई। हिंदुस्तान का जो आज नक्शा, ये नक्शा उस समय नहीं था, ये तो सरदार पटेल की देन है, जो 500-550 रियासतों को खत्म करके बना दिया। जितने आज हमारे देश में जिले हैं, इतने राजा थे इस देश में। हर राजा का एक भाट और चारण होता था, जो इनाम पाने के लिए उसकी बड़ाई में झूठी कविताएं सुनाता था। उसी कविता को इतिहास में
दर्ज कर लिया जाता था और ये हमारे सामने परोसा जाता रहा। जाटों को, क्योंकि जाट की जो मानसिकता थी वो इतिहास लेखन के जो कार्य में लगे थे लोग, उनसे उनका मेल नहीं खाता था। जाट कर्म में विश्वास करता था, पोप और पाखंड का विरोध करता था। इसलिए जाट ने बौद्ध को अपनाया था। बौद्ध धर्म को कमजोर करने के लिए वो जो षड्यंत्र हुआ माउंट आबू पे, जिसमें क्षत्रियों की उत्पत्ति दिखाई गई और जिसमें राजपूत शब्द का प्रचलन इस समाज में हुआ, उसके बाद जाटों ने, मोहम्मद पैगंबर आया तो जो जाट था मिडिल ईस्ट का हमारा, उसने इस्लाम को कबूल किया केवल पोप और पाखंड से बचने के लिए। और उसके बाद जाटों ने, गुरु नानक आए तो पंजाब के जाटों ने गुरु नानक के रास्ते को स्वीकार किया, क्योंकि वो पोप और पाखंड से हटके इंसानियत और कर्म का मार्ग बताता था। और बचे हुए जाटों ने, स्वामी दयानंद आया तो आर्य समाज को स्वीकार किया। ये इतिहास में ये आप सबके समक्ष है। जाट हमेशा पोप और पाखंड से बच के रहा। इतिहास का लेखन जिनके हाथ में था वो उन दुकानों को चलाते थे। जाट के साथ इतिहास में ये एक जो नाइंसाफी हुई है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण। अभी चहल साहब ने बताया कि हम हर गुलामी से लड़े, हर विदेशी आक्रमणकारी से लड़े। हम पहला राजा अनंगपाल तोमर वंश के जाट थे। अगर आप जाएं यहाँ से मथुरा, और मथुरा के पास में अगर जाएं आप मथुरा से भरतपुर की तरफ, तो खुटेल पट्टी है। खुटेल पट्टी में खुटेला लिखते हैं, वो तोमर वंशी हैं सारे। तो आप बीच में जाएंगे तो महाराजा अनंगपाल की एक वहां मंदिर है, महाराजा अनंगपाल का। जब वो पृथ्वीराज को अपना राज सौंप के तीर्थ यात्रा पे चले गए और लौट के आए, तो पृथ्वीराज ने उनका राज उनको देने से मना कर दिया, ऐसा वहां के लोग बताते हैं, खुटेल पट्टी के लोग। और राजा अनंगपाल ने, क्योंकि वो उनके देवते थे, राजा अनंगपाल ने उससे युद्ध करना उचित नहीं समझा। वो अपने समर्थकों के साथ दिल्ली छोड़ के और वहां जाके मथुरा और भरतपुर के बीच में उन्होंने अपना निवास बनाया और वो वहां रहने लगे। वो आखिरी जाट राजा थे। 1192 में जिस समय मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ और मोहम्मद गौरी के हाथों पृथ्वीराज की हार हुई, उसी समय से जाटों ने गुलामी के खिलाफ लड़ना शुरू किया। पहला अगर आजादी स्वतंत्रता संग्राम अगर कोई पहला है तो 1192 में था, जो पंचायत के माध्यम से लड़ा गया। 643 और 45 2 वर्षों के बीच में ये कंफ्यूजन है। कुछ लेखक उसे 643 में मानते हैं, कुछ उसको 645 में मानते हैं कि राजा हर्ष ने अब संन्यास ले लिया। उन्होंने पंचायती व्यवस्था की स्थापना की और वो अपना राज का काम छोड़ के वन में चले गए। मतलब वो इतिहासकार अपने हिसाब से 43 से लेके 47 भी कहते हैं, 45 भिन्न भिन्न मत है। मैंने अनेक लेखकों को पढ़ा, तो वो हो सकता है वो 2 साल का फर्क वो बहुत पुरानी बात है। लेकिन वो चले गए और पहली डेमोक्रेसी देश में स्थापित हुई, जिसको प्रजातांत्रिक प्रणाली कहते हैं। पंचायत के माध्यम से इस देश में राज चलने लगा। स्वराज्य था, कोई विदेशी राजा नहीं था। पंचायत अपना कार्य शांतिपूर्ण तरीके से चलाती रही। 1192 में पृथ्वीराज की हार के बाद पहले ऐसा समय आया जब पंचायत ने यह महसूस किया कि आज विदेशी शासन इस देश में स्थापित हो गया और हमको सतर्क होने की आवश्यकता है। पंचायत ने अपने मल तैयार किए। उस टाइम पंचायत के सैनिकों को मल कहा जाता था। पंचायत के मल्लों ने पहला युद्ध किया उसके साथ और 1192 में पंचायत के सैनिकों ने उसे हराया। वो पहली विजय थी हमारी, पहला युद्ध था पंचायत के माध्यम से हमारा। जजिया कर के खिलाफ फिर हमने इकट्ठा होकर युद्ध किया। तैमूर लंग के खिलाफ फिर हमने युद्ध किया। जब भी कोई किसी ने भी जब भी हमारे इस क्षेत्र में हाथ डालने की कोशिश की, ये इस क्षेत्र के लोगों ने, ऐसा नहीं था कि पंचायती व्यवस्था में केवल जाति थे। पंचायती व्यवस्था में तमाम कौमें साथ थी, लेकिन डोमिनेशन बहुसंख्यक जाट आबादी होने की वजह से ज्यादातर जो
नेतृत्व था वो जाटों के हाथों में रहा तमाम उस समय का, और वो एक निरंतर संघर्ष रहा। और वो उस संघर्ष को अगर हम ले आए आगे खींच के, मास्टर जी ने बड़े अच्छी तरह से जिक्र किया उसका। गोखला जाट के बारे में चर्चा नहीं करता है इतिहास ज्यादा, लेकिन गोखला जाट एक खाप के चौधरी थे, औरंगजेब के जुल्म के खिलाफ खड़े हुए, और हिंदुस्तान के इतिहास में पहला उदाहरण है किसी जमींदार से लड़ने के लिए राजा गया हो। जब औरंगजेब की सेनापति उस क्रांति को नहीं दबा पाए तो गोखला स्वयं गया था लड़ने के लिए। 1.25 लाख की फौज और 6000 खाप के किसान लड़े थे उससे। एक बहुत बड़ा आंदोलन, एक बहुत बड़ा योगदान हमारे पूर्वजों ने दिया इस देश की आजादी के लिए। तैमूर लंग ने अपनी पुस्तक में स्वयं लिखा है, जिक्र किया मास्टर ने अपने इतिहास में, कि दैत्य जैसे शरीर वाले टिड्डी दल की तरह से मेरी फौज पे टूट के पड़ते थे। जाटों की वजह से मेरी फौज में भय व्याप्त हो गया था और मेरी फौज ने आगे लड़ने से इनकार कर दिया था। ऐसा तैमूर लंग ने अपने इतिहास में लिखा। हिंदुस्तान का इतिहासकार नहीं लिखता इस बात को। अगर हम उससे बाद में स्वतंत्रता संग्राम को देखें, जब बहादुर शाह जफर को कमांड सौंपी आके मेरठ से जो सैनिक आए, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अगर आप राजा नाहर सिंह इसका सेनापति बनना स्वीकार कर लें तो मैं इसका नेतृत्व कर सकता हूं। राजा नाहर सिंह को बुलाया गया। राजा नाहर सिंह ने कहा कि दिल्ली के चारों तरफ जो पंचायती व्यवस्था, अगर सौरखाप इसमें सहयोग दे तो ये लड़ाई लड़ी जा सकती है, अन्यथा इस लड़ाई को नहीं लड़ा जा सकता। पंचायत को चिट्ठी लिखी गई और पंचायत के माध्यम से पहला स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया। हिंदुस्तान के इतिहास में हमारे बच्चों को मंगल पांडे से आगे बताया नहीं जाता कि मंगल पांडे के बाद कौन था जो 8 महीने अंग्रेजों से लड़ता रहा। रानी लक्ष्मीबाई पे कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई थी स्वतंत्रता संग्राम में। रानी लक्ष्मीबाई तो झांसी से चली और ग्वालियर आके शहीद हो गई। दिल्ली जो आजाद रही 8 महीने, उसमें कौन लड़ा? उसमें पूरा इतिहास साइलेंट। केवल मात्र दिल्ली की चारदीवारी की सुरक्षा के लिए जो हमारे 22,000 मल्ल लगे थे, जो दिल्ली की चारदीवारी की सुरक्षा कर रहे थे, जो बहादुर शाह जफर के निवेदन पे दिल्ली में आए थे, उनमें से 7,500 जो हमारे मल्ल थे वो शहीद हुए थे। पूरा इतिहास कहीं उसकी चर्चा नहीं करता। पूरा इतिहास उसकी चर्चा नहीं करता। पूरा इतिहास ये नहीं बताता कि रोहतक में हडसन को किसने भगाया था। वो हडसन जो यहाँ बहादुर शाह जफर के बच्चों का कत्ल करके जिसने रोहतक पे चढ़ाई की थी, रोहतक में किसने उसका मुकाबला किया था। कोई ये नहीं बताता है कि झांसी में खूनी सड़क, उसका नाम आज भी खूनी सड़क क्यों है। क्रांति जब खत्म होगी उसके बाद कितने लोगों को रोड रोलर के नीचे लिटा के कुचल दिया गया था। इस देश की आजादी में जाटों ने निरंतर 1192 से लेके 1947 तक जो लड़ाई जाटों के नेतृत्व में जाटों के इस क्षेत्र में लड़ी गई, उसमें पूरा इतिहास साइलेंट है और उस पर काम होने की बहुत ही आवश्यकता थी। उस काम को मास्टर जी ने बखूबी अंजाम दिया। वे जितनी इनकी प्रशंसा की जाए, जितनी इनको बधाई दी जाए, वो कम है। और मैं अंत में, बहुत समय हो गया मुझे पता है इस बात का, लेकिन अंत में ये निवेदन मैं करते हुए कि ये कोई भोजन ग्रहण करने का आयोजन नहीं था। मास्टर दिलसुख जी ने जो कार्ड बांटे थे उसमें लिखा था कि एक पुस्तक का विमोचन है जिसके माध्यम से उस इतिहास को सामने लाने का प्रयास किया गया है जो इतिहास आज तक अनछुआ। हमारा भी दायित्व बनता है, इतिहास की आवश्यकता हमारी आने वाली पीढ़ी को भी है। इस तरह से हम चले आते हैं, ये हमने ट्रेंड बना लिया। कोई भी निमंत्रण आता है तो हम फॉर्मेलिटी पूरी करने आते हैं कि मास्टर दिलसुख जी का निमंत्रण है, चले, ना तो नाराज हो जाएंगे। भाव ये नहीं होना चाहिए था। भाव ये होना चाहिए था कि मास्टर दिलसुख जी ने एक बहुत बड़ा प्रयास किया, एक इतिहास को सामने ला रहे हैं। हम अपने बच्चों को लेके चलें अपने साथ, हम अपनी महिलाओं को लेके चलें। हमने क्या मान लिया कि हम ठेकेदारी ले ली हमने कि चौधर का काम, ब्याह शादी और फंक्शनों में जाने का काम हमारा है। हम परिवार को हवा नहीं लगने देते उसकी, ना हम अपने बच्चों को जानकारी होने देते हैं किसी बात की, ना हम अपनी महिलाओं को उसमें भागीदारी लेने देते हैं। वो इतिहास अछूता और अधूरा रह जाता। ये गांव है, यहाँ पे
और यहाँ ये एक गांव नहीं है, यहाँ पे हमारे आसपास में बहुत गांव है। अगर यहाँ ठीक से इसको इस एक यज्ञ है ये जो इन्होंने शुरू किया, ये कोई पार्टी नहीं है, फेयरवेल नहीं है, ये यज्ञ है। उसमें हमारा भी दायित्व बनता था कि हम अपने साथ 2 आदमी 4 आदमी लेके जाएं ताकि इतिहास एक दूसरे के माध्यम से, जानकारी के माध्यम से पहुंचता। हमने अपनी महिलाओं को तो बंद कर रखा, उनको तो हमने एक काम दे रखा है कि रिश्तेदारी में गमी हो जाए तो रोने के लिए ले जाते हैं, बाकी किसी काम में उनकी भागीदारी कराते नहीं। मत लाओ क्योंकि चौधरी हो आप, लेकिन बच्चों को ले आओ। जिस कौम को अपना इतिहास नहीं पता होता, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, वो मिट जाती है। देखिए आज ये इतिहास इसलिए जिंदा है कि एक सिस्टम था हमारे समाज में, प्रचार करते थे, कुछ भजनी होते थे जो कथाएं उठा लेते थे और उसको समाज के बीच में ताजा रखते थे पुरानी घटनाओं को। और दूसरा माध्यम था, गांव में कुछ बुजुर्ग होते थे जो बैठकों में बैठ के अपने बाप दादे से जो उन्होंने सुना था वो अपने बच्चों को सुनाते रहते थे। वो कड़ी टूट गई है, वो कड़ी खत्म हो गई है, वो प्रचारी भी खत्म हो गए हैं। वो दादा दादी और बुआ की कहानियां और किस्से भी खत्म हो गए, तो बच्चा इतिहास को जानेगा कहां से। आप घर में आपने एक टेलीविजन खरीद लिया, उसमें एक छोटे बच्चों का तो वो डोरीमोन आता, डोरीमोन या क्या नाम है उसका, ऐसा आता। वो बच्चा तो आज उसको दादी की और बुआ की जरूरत नहीं है कहानी सुनने की, वो तो उस पे लगा हुआ है। महिला का कोई सीरियल दूसरा आता, आदमी समाचार, गलती से किसी घर में एक टेलीविजन है तो रोज जूत बाजता, बच्चा कहता मेरा चलाओ, महिला कहती है मेरा सीरियल है, आदमी बुजुर्ग कहता है कि मुझे खबर देखनी है। मतलब वो सिस्टम टूट गया। हमको कहीं ना कहीं इस इतिहास की जानकारी अपने बच्चों को देने के लिए कोई सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। ये पुस्तक भी एक उसमें योगदान कर सकती है अपना, लेकिन बच्चों का मोटिवेशन हमको करना पड़ेगा। बच्चों को, एक तो मैंने जब शुरू किया, आज कुछ खत्म हुआ, मैंने जब शुरू किया तो अधिकारी हमारे मंच पे आते ही नहीं थे, कहना भी नहीं ये तो जाटों का है, मैं तो गवर्नमेंट सर्विस में हूँ। तो ये कहाँ लिखा है कि जाट आप हैं तो आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो आप अपनी जाति के सम्मेलन में नहीं जाएंगे। मतलब इतना डरते थे अधिकारी गवर्नमेंट के, सरकारी कुछ बताने से डरते थे। हमने पिछले 15 साल में प्रयास करके कुछ डर निकाला। कुछ लोगों ने, कुछ अधिकारी जो थे उन्होंने हिम्मत दिखाई और वो बिरादरी के मंच पे आना लगे। हम एक भाव उत्पन्न करना चाह रहे थे, उसमें हम बहुत कामयाब तो नहीं हुए लेकिन कुछ हद तक कामयाब हुए। मैं हर मीटिंग में ये कहता हूँ कि हम जब तक हम शिकायत करते हैं, हम कहते हैं कि हम ये थे, बिल्कुल अच्छी बात है, आप में बहुत गुण थे। हम नई पीढ़ी के प्रति शिकायत करते हैं लेकिन पलट के नहीं देखते कि नई, हमने अपना जो उत्तरदायित्व था नई पीढ़ी के प्रति, हमने बताया उसको कि हम जाट थे, हम किसान थे, हम सच्चे थे, हम ईमानदार थे, हमारे बाप दादे ने एक रास्ते पे चले, मेहनत की कमाई की, बेईमानी नहीं की। इस देश और इस समाज को बनाने में उनका बड़ा योगदान है। 5 मिनट हम अपने बच्चों को देते नहीं है इन कामों पे, एक अच्छे समाज के निर्माण की बात करते हैं। तो ये इस तरह के प्रयास जो कुछ व्यक्ति कर रहे हैं, मनसुख जी को मैं बहुत ही अंत में आभार व्यक्त करते हुए और आपसे भी निवेदन करते हुए कि इस तरह के आयोजनों में आप भी अपना दायित्व समझा करो कि ये जो केवल मात्र जो है फॉर्मेलिटी पूरी करने नहीं जाना, इसमें हमारा भी क्या योगदान बन सकता है, हम किस तरह से इस काम को सार्थक कर सकते हैं, उस बात पे भी विचार करके लौटें और आइंदा इस तरह के आयोजन हो तो उसमें अपनी भूमिका में भी हम खरे उतरें। धन्यवाद। जय हिंद। साथियों, बड़ा अच्छा सार गर्भित भाषण था जय साहब का। अब लास्ट में श्री दयानंद वस्त जी हैं, मास्टर दीक्षित के बहुत नज़दीकी हैं, वो भी अपना शायद 1 मिनट में अपने बात कहना चाहते हैं। श्री दयानंद वस्त जी। परम आदरणीय दिलसुख गहलोत जी, मंच पर विराजमान हमारे दिल्ली देहात के पालम 360 के चौधरी रामकरण जी, चौधरी युद्धवीर सिंह जी, रामफल चहल जी, मैं आज के इस अवसर पर दिलसुख जी को दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं कि आज पश्चिमी दिल्ली की इस धरती पर इतिहास फिर से दोहराया गया है।
आज से 35 साल पहले दक्षिण दिल्ली में देवली गांव में चौधरी मान सिंह जी ने इसी प्रकार से एक पुस्तक की रचना की थी और उसके लेखक भी मास्टर वेद प्रकाश गुप्ता थे। और आज भी जो पुस्तक लिखी गई है 35 साल बाद किसी गांव के किसी भी लेखक के द्वारा इस प्रकार की कोई रचना लिखी जानी, ये ऐतिहासिक कार्य है। और न केवल वो रचनाएं जो स्थापित लेखक हैं, बड़े बड़े पब्लिकेशन हाउस हैं, करोड़ों रुपए की रॉयल्टी वहाँ मिलती है लेखकों को, इन दोनों लेखकों ने मास्टर वेद प्रकाश गुप्ता जी देवली वाले और उनके प्रकाशक थे चौधरी मान सिंह जी जो एक जाट थे, जाट समुदाय से थे। और आप दिलसुख जी ने जो पुस्तक लिखी है इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए बहुत ही कम होगी। साथ ही आपने उन सब का जितने भी यहाँ पर लोग आए हैं, मैं मानता हूँ कि ये जो आज कार्यक्रम की सफलता है, पुस्तक के लेखन में जो उन्होंने श्रम किया है, आपके आने से उनकी थकान बहुत दूर हो गई होगी दिलसुख जी की, और उनको बहुत प्रेरणा आपसे मिली है। और मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि दिलसुख जी ने जो ये 2 खंडों में, मुझे तो ये मालूम था कि एक ही खंड इसका होगा, और जब मैं भूमिका इसकी लिखी थी दिलसुख जी को भेजी थी उस समय ये नहीं पता था कि 2 खंडों में चला जाएगा। और जैसा कि हमारे भाई युद्धवीर सिंह जी ने बहुत सारी बातें बताई हैं, रामकरण जी हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये खंड लगातार चलते रहेंगे, उनके मार्गदर्शन में बहुत सारी चीज़ें आती रहेंगी। और ये ना केवल जाटों के इतिहास के बारे में है बल्कि क्षत्रिय इतिहास के आईने में जाट हैं। तो आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वत्स जी। मंच पर बैठे सभी गणमान्य अतिथिगण, मेरे सामने बैठे श्रोतागण, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला और इस पवित्र कार्य के निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार जोरदार तालियों से इस प्रोग्राम को हम समापन करते हैं।